नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी डायल 112 पर मैसेज के रूप में प्राप्त हुई थी। धमकी भरे मैसेज में अपराधी ने कहा कि मैं जल्द ही सीएम योगी को मार दूंगा। इस मामले में पुलिस ने लखनऊ के एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं यूपी एटीएस समेत सभी एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई है। न्यूज एजेंसी और तमाम के मुताबिक आपको बता दें कि डायल 112 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद थाना सुशांत गोल्फ सिटी में आईपीएस की धारा 506 और 507 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर ऑपरेशन कमांडर ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी में लखनऊ के एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया है कि सीएम योगी को 23 अप्रैल की रात 8:22 पर डायल 112 मुख्यालय में सोशल मीडिया की व्हाट्सएप डेस्क पर धमकी भरा मैसेज आया था, जिसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस समेत तमाम जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं। फिलहाल सीएम योगी को धमकी देने वाला कौन शख्स है, उसके पीछे हाथ किसका है, इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह धमकी भरा डायल 112 पे कॉल आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, जिसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली। यह धमकी डायल 112 पर मैसेज के रूप में प्राप्त हुई। धमकी भरे मैसेज में अपराधी ने कहा कि मैं जल्द ही सीएम योगी को मार दूंगा। इस मामले में पुलिस ने लखनऊ के एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं यूपी एटीएस समेत सभी एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई है। वहीं आपको बता दें कि डायल 112 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद थाना सुशांत गोल्फ सिटी में आईपीसी की धारा 506 और 507 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर ऑपरेशन कमांडर ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी में लखनऊ के एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई है। फिलहाल ये अज्ञात व्यक्ति कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है और ये सीएम योगी आदित्यनाथ को किस कारणों से धमकी दिया है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जब से ये धमकी भरा मैसेज प्राप्त हुआ है तो उसके बाद से ही लगातार उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था लगातार उनकी निगरानी भी रख रही है। लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को यह धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज 112 पर मिला, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड पे है। सीएम योगी को 23 अप्रैल की रात 8:22 पर डायल 112 मुख्यालय में सोशल मीडिया की व्हाट्सएप डेस्क पर धमकी भरा ये मैसेज मिला है। आपको बता दें कि ये 23 अप्रैल को रात 8:22 पर 112 डायल 112 मुख्यालय में सोशल मीडिया की व्हाट्सएप डेस्क पर यह धमकी भरा मैसेज प्राप्त हुआ है, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस प्रशासन और उनकी सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो लगातार चाक चौबंद हो गई हैं। फिलहाल इस बात को लेकर जानकारी और इसकी इकट्ठा की जा रही है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन पर बैठी महिला पहलवानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले पर अदालत द्वारा विचार किए जाने की जरूरत है। दरअसल कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर पूछा कि क्या याचिका है, कौन पक्षकार है और क्या मांग है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 7 महिला पहलवानों ने याचिका दी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद से ही एफआईआर दर्ज करने की याचिका है। वहीं सोमवार को प्रदर्शनकारी पहलवानों ने धमकी दी थी कि अगर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो वे उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएंगे। जबकि खेल मंत्रालय ने महासंघ के 7 मई को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है और भारतीय ओलंपिक संघ आईओए को चुनाव कराने के लिए
तदर्थ समिति के गठन के लिए कहा है। बता दें, सरकार ने WFI अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के मामले की जांच के लिए 23 जनवरी को 6 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने 5 अप्रैल को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एक बार फिर से जंतर मंतर में दंगल हो रहा है और पूरी तरीके से जो पहलवान हैं वो पूरी तरीके से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसके पहले भी जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ इन पहलवानों ने प्रदर्शन किया था, तब ये भरोसा दिलाकर खेल मंत्री के द्वारा, अनुराग ठाकुर के द्वारा ये भरोसा दिलाया गया था कि इनके लगाए हुए आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल एक कमेटी गठित की गई थी, लेकिन उस कमेटी ने रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसके बाद एक बार फिर से पहलवानों ने ताल ठोकी है और जंतर मंतर में प्रदर्शन कर उनका सीधा मांगना है। और उनका ये कहना है कि इसके पहले जब हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था तो उस समय हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने साथ आने से मना किया था, लेकिन इस बार इन्होंने स्वागत किया है। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने कहा कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता और भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ आना चाहती है उनका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता या पार्टी का कोई भी सदस्य आना चाहता है उनका भी स्वागत है। कांग्रेस या कांग्रेस का कोई लीडर आना चाहता है हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारी लड़ाई में जो भी आएगा हम सभी का स्वागत करेंगे। बजरंग पुनिया ने इस बात को लेकर जानकारी भी दी थी। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे साथ न्याय हो, देश की जनता देख रही है कि पहलवानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन पर बैठी महिला पहलवानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले पर अदालत द्वारा विचार किए जाने की जरूरत है। DY चंद्रचूड़ ने सीधे कहा है कि ये गंभीर मामला है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, कुश्ती पहलवान जिन्होंने कई गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, भारत को गौरवान्वित किया है, उन्होंने अगर वो यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करा रहे हैं तो ये पुलिस का दायित्व होता है कि वो प्राथमिकी दर्ज करे। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान लेते हुए, DY चंद्रचूड़ ने संज्ञान लेते हुए बोला, उन्होंने ये जानकारी दी कि इस पर सुनवाई जरूर होनी चाहिए। वहीं दरअसल कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। कपिल सिब्बल जो कुश्ती खिलाड़ियों की तरफ से वकील किए गए हैं वो इस पर जल्दी सुनवाई की मांग किए हैं। कपिल सिब्बल का सीधा कहना है कि ये एक जो खिलाड़ी जो भारत का मान बढ़ाए, जो खिलाड़ी भारत को सम्मान दिलाए, भारत को गोल्ड मेडल दिलाए, दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाने में उनका अहम योगदान, आज उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने DY चंद्रचूड़ से गुहार लगाई है और ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई करे। वहीं CJI DY चंद्रचूड़ ने इस पर पूछा क्या याचिका है, कौन पक्षकार है और क्या मांग है। उन्होंने 3 सवाल किए। चंद्रचूड़ ने इस पर 3 सवाल किए कि याचिका क्या है और इसके पक्षकार कौन है, क्या मांग है इनका। तो सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 7 महिला पहलवानों ने याचिका दी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज नहीं की जा रही है। उन्होंने सिब्बल ने ये कहा है FIR दर्ज करने की याचिका है। वहीं सोमवार को प्रदर्शनकारी पहलवानों ने धमकी दी थी कि अगर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई तो वे उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएंगे। जबकि खेल मंत्रालय ने महासंघ के 7 मई को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है और भारतीय ओलंपिक संघ IOA को चुनाव कराने के लिए तदर्थ समिति के गठन के लिए कहा गया है। बता दें कि सरकार ने अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के मामले की जांच के लिए 23 जनवरी को 6 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने 5 अप्रैल को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है। फिलहाल इसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन इसके पहले अनुराग ठाकुर ने जब कुश्ती खिलाड़ियों से मुलाकात किए थे तो उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया था।
उन्होंने साक्षी मलिक से मुलाकात की थी, उन्होंने बजरंग पुनिया से मुलाकात की थी और उन्होंने ये कहा था कि हम हर तरीके से कुश्ती खिलाड़ियों के साथ है। अगर उनके साथ कोई भी यौन शोषण हुआ है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हुई है, तो सरकार और खेल मंत्रालय पूरी तरीके से उनके साथ है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बार फिर से एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की 17 लोकेशन पर एनआईए में छापेमारी की। जांच एजेंसियों को विशेष इनपुट मिला था कि अभी भी पीएफआई संगठन गैरकानूनी काम कर रहा है। इसके बाद एक साथ एनआईए की कई टीमें 17 जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधित पीएफआई संगठन से जुड़े गतिविधियों की जांच के लिए टीम वहां पहुंची है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े दरभंगा शहर के उर्दू बाजार स्थित दंत चिकित्सालय डॉक्टर शारिक रजाबा सिंघवारा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी महबूब के यहाँ छापेमारी की जा रही है। बिहार के एक अन्य स्थान मोतिहारी में एनआईए की टीम ने पूर्वी चंपारण जिले के चकिया अनुमंडल के कुआवा गांव में छापेमारी की। पीएफआई से जुड़े एक मामले में सज्जाद अंसारी के आवास पर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि सूत्रों ने बताया कि सज्जाद पिछले 14 महीने से दुबई में काम कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि एनआईए की टीम ने सज्जाद का आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके आवास से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। तो एक बार फिर से पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन जारी है। पीएफआई को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। एक प्रतिबंधित संगठन मान लिया था कि आतंकवाद से मिले गतिविधियों में संलिप्त हैं, जिसके बाद से पीएफआई पे पूरी तरीके से देश में बैन लग गया था। लेकिन अभी भी इन बातों को लेकर जानकारी मिल रही है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में पीएफआई अभी भी अपना जो एक मंसूबा है, अपना जो कार्य पद्धति है देश विरोधी, वो अभी भी कर रहा है। उसे लेकर एनआईए को ये जानकारी मिली, उसके बाद एनआईए लगातार छापेमारी कर रहा है। फिलहाल एनआईए को किसी भी तरीके से अभी तक पुष्टि नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई कैडरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बार फिर से एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की 17 लोकेशन पर एनआईए में छापेमारी की। जांच एजेंसियों के विशेष इनपुट मिला था कि अभी भी पीएफआई संगठन गैरकानूनी काम कर रहा है। इसके बाद साथ एनआईए की टीम को लेकर तमाम तरीके की जो छापेमारी है वो कर रही है। एनआईए की टीम आज बिहार के चंपारण समेत कई जिलों में इसको लेकर छापेमारी की है। आपको बता दें कि लगातार एनआईए की छापेमारी जारी है। वहीं कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने पीएफआई संगठन को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया था, जिसके बाद से ही उस पर बैन लगा दिया था। तो पूरी तरीके से अब पीएफआई संगठन के खिलाफ सरकार का ये जो हल्ला बोल है पूरी तरीके से चरम पर है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों आरोपियों ने अतीक और अशरफ पर 16 सेकंड में 34 गोलियां बरसाई थी। अतीक अशरफ हत्याकांड में मौकाए वारदात पर सीसीटीवी खंगालने पर एसआईटी को पता चला कि तीनों आरोपियों ने महज 16 सेकंड में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी थी। यानी अतीक की हत्या और अशरफ की हत्या महज 16 सेकंड के अंदर हुई थी। वहीं अतीक अहमद और अशरफ के 2 हत्यारों के पास टर्की मेड जिगाना पिस्टल थी और एक शूटर के पास देसी पिस्टल थी। हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम के सदस्य ने बताया कि जिगाना पिस्टल से सबसे ज्यादा राउंड फायरिंग हुई थी, जबकि देसी पिस्टल से कुछ ही राउंड फायरिंग हो पाई थी। एक गोली देसी पिस्टल में फंस गई थी। एसआईटी की टीम प्रतापगढ़ जेल जाकर तीनों आरोपियों से फिर से पूछताछ कर सकती है। तीनों आरोपी लगातार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो कर रहे थे। तीनों ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की खबरें भी कई बार देखी थी। 2 शूटर के पास प्रेस का आई कार्ड था। ये आई कार्ड और कैमरे का आइडिया 2 साल पहले जितेंद्र
गोगी ने ही दिया था। जब जितेंद्र गोगी ने सनी को जिगाना पिस्टल दी थी और दिल्ली कोर्ट में अपने दुश्मन टिल्लू ताजपुरिया के मारने का टारगेट दिया था। जिस जितेंद्र गोगी गैंग ने सनी को जिगाना पिस्टल दी थी, वो गोगी गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ पहले ही हाथ मिला चुका है। गोगी को जब गिरफ्तार किया गया था तब उसके पास से 5 जिगाना पिस्टल बरामद हुई थी। जितेंद्र गोगी को गुरुग्राम से गिरफ्तार करने वाली दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने बताया कि टर्की मेड इन जिगाना पिस्टल पाकिस्तान से मंगवाई जाती है। गोगी गैंग के लोग नेपाल और बाकी अलग अलग रूट से पाकिस्तान से जिगाना पिस्टल मंगवाते हैं। एसआईटी की टीम गोगी गैंग से जुड़ी जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस से भी संपर्क कर सकती है। तो अतीक अहमद और असरत अहमद हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। 16 सेकंड के अंदर अतीक और अशरफ की जान ली गई थी। ये जिगाना पिस्टल जो है ये टर्की की पिस्टल है। टर्की में, भारत में इसे बैन किया गया है। ये टर्की की पिस्टल है जिसे ये माना जा रहा है कि ये जो तीनों कुख्यात अपराधी थे, इन्होंने पाकिस्तान के रास्ते से इनके पास ये पिस्टल मंगवाई गई थी और इसमें भी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में ये एक बड़ा खुलासा है। तीनों आरोपियों ने अतीक अशरफ पर 16 सेकंड में 34 गोलियां बरसाई थी। आपको बता दें कि 16 सेकंड में ये लगातार तीनों आरोपी पत्रकार का भेष बनाकर अचानक उनके पास पहुंचे और जिसके बाद ताबड़तोड़ पहली गोली अतीक अहमद के सर पे और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी और जिसके बाद अतीक और उसका भाई अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन आपको बता दें कि 16 सेकंड के अंदर इस घटना को इन जो नापाक मंसूबे के लोग थे, इन्होंने अंजाम दिया था। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी में बेमौसम बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। लखनऊ समेत प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में आधी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भी पूर्वांचल और पश्चिम के 45 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में बारिश का औसत 0.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 28 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इसके बाद फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। सोमवार को हुई बारिश और ठंडी हवाओं से प्रदेश के पारे में गिरावट हुई। कानपुर के तापमान में 13 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। यहां पारा लुढ़ककर 25 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं 17.2 डिग्री सेल्सियस के साथ बागपत की बीती रात सबसे ठंड रही। बरेली और इटावा के पारे में भी करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। वहीं अगर गर्मी की बात करें तो सोमवार को प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला 41 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ, कानपुर समेत करीब 15 शहरों में सोमवार के बाद मंगलवार को फिर बारिश हुई है। वहीं लखनऊ में सोमवार को लगातार दूसरे दिन दोपहर से शुरू हुआ तेज बारिश का सिलसिला शाम तक चला है। कानपुर में भी यही हाल रहा। उधर वाराणसी और जौनपुर में भी भीषण आंधी और बारिश हुई है। कानपुर, वाराणसी और अयोध्या में तो ओले भी गिरे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की टीम में वापसी हुई है। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद बाहर कर दिए गए थे। भारतीय टीम 11 जून तक होने वाले फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी। यह मैच इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। रहाणे के अलावा टीम में तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की भी वापसी हुई है। रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे। उनके साथ टीम में शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रहाणे और केएल राहुल स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के तौर पर के.एस. भरत का भी चयन हुआ है। तेज गेंदबाजों में शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और जयदेव उनादकट भी शामिल हैं।
वहीं स्पिन विभाग की जिम्मेदारी रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा को सौंपी गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में शामिल सूर्य कुमार यादव को टीम में नहीं चुना गया है। कंगारू टीम के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट के लिए चुने गए खिलाड़ियों में सूर्य कुमार के अलावा कुलदीप यादव, ईशान किशन भी टीम में नहीं है। वहीं श्रेयस अय्यर चोट के कारण लंबे समय के लिए पेशेवर क्रिकेट से दूर रहेंगे। वह आईपीएल में भी नहीं खेल पाए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।